गपशप विद अंशु के सभी श्रोताओं को अंशु का नमस्कार। यहाँ हम करते हैं कुछ खास बातें आम लोगों से उनकी जिंदगी के बारे में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर पूर्णिमा उमेश से आपका परिचय करवाना चाहती हूँ, जिन्होंने सेल्स गर्ल की एक मामूली नौकरी से अपने करियर की शुरुआत की और अनेकों कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। कन्नड़ उनकी मातृभाषा होते हुए भी हिंदी भाषा से एमए, एमफिल, पीएचडी की और आज मैसूर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में हिंदी प्रोफेसर हैं और दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं डॉक्टर पूर्णिमा उमेश जी से। हेलो। हाँ, हेलो पूर्णिमा जी, मैं गपशप विद अंशु से अंशु बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए मैम। जी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? जी, बस बढ़िया। और हमारे शो में आपका स्वागत है पूर्णिमा जी। धन्यवाद। और मैं सबसे पहले आपकी स्टोरी में ये जानना चाहती हूँ कि आप रहने वाली कहाँ की हैं? जी, मैं मैसूर से हूँ मूलतः। जी। तो मैसूर में पली बड़ी हूँ यहाँ पर। तो मेरे पापा और मम्मा दोनों गांव से हैं बेसिकली, लेकिन जहाँ पर मेरी पैदाइश और मेरी परवरिश हुई वहाँ से लेकर आज तक वो मैसूर में ही है। तो आप मैसूर में ही आपका बचपन बीता, मैसूर में ही आपकी पढ़ाई हुई? जी जी मैम। तो आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, कैसा था आपका बचपन और कहाँ से कितनी क्या पढ़ाई की आपने? जी मैम, मेरे बचपन बहुत ही अच्छा था। जिस तरह से मैं जी रही थी हमारे घर के हिसाब से अच्छा था बस, क्योंकि हम जी रहे थे सिर्फ 10 और 10 स्क्वायर फीट के घर में, जहाँ पर पानी भरने के लिए सुबह से दोपहर तक हमारा यही काम रहता था। बाहर एक ही नल था पूरे गली में, और हम एक 4-5 घर का एक समूह जो रहता है, वटारा जिसे कहते हैं हम, वहाँ पर हम बस रहते थे। तो इस घर में जिस घर की मैं जिक्र कर रही थी 10 बाय 10 स्क्वायर फीट, वहाँ पर किचन की एक दीवार थी और उसके अलावा कुछ नहीं थी। ओके, मतलब एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार था आपका? जी। वॉशरूम बाथरूम जो भी है वो सभी एक ही रहते थे सभी घर के लिए। तो हमें रोज उठने से मना करती थी मम्मा, जिस तरह से हम अपने आप नहीं उठ सकते। सबके काम होने के बाद, यानी फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस के बाद हमें उठना पड़ता था। मतलब आपके पास जो बाथरूम वॉशरूम थे वो शेयर्ड थे 4-5 घरों के बीच? शेयर्ड, हाँ, शेयर्ड ही रहती थी। और जो हमारे बर्तन धोने के लिए जगह थी वो भी शेयर थी। तो बहुत सारे काम, यानी सुबह से जैसे स्कूल जाना और वापस आकर दोबारा घर पे काम, यही होती थी हमेशा। और घर तो इतना मरम्मत नहीं थी कि हमेशा जब भी बारिश हो जाती थी तो पानी अंदर आ जाती थी, तो हमें हमेशा बर्तन रखना पड़ता था जहाँ जहाँ पर पानी आता है। छत में से पानी टपकता था, इतनी बुरी कंडीशन में था? जी, हमेशा इतने बर्तन हो जाते थे कि हमें सोने के लिए भी जगह नहीं थी। मुझे याद है अभी भी कि बहुत दिन मैं और मेरी बहन और मेरे पापा मम्मा बहुत दिन बैठकर सोए हुए हैं, क्योंकि लेटने की जगह नहीं है और चारों तरफ से छत से पानी गिर रहा है, उसके नीचे आपने बर्तन रखे हुए हैं। जी, कहीं पर भी इतनी गीली थी कि कहीं पर भी हम सो भी नहीं सकते। तो जितना जितना जगह था हम सारे पाव सभी समेट कर हम बैठकर बहुत दिन सो चुके हैं। तो हमारे आसपास के लोग या फिर रिश्तेदार या फिर हमारे घर के जो नजदीक में है, उनके घर में जो भी फंक्शन होता था हमें बुला लेते थे। मुझे ज्यादातर, क्योंकि मैं पहली लड़की थी, तो वहाँ पर मेरा काम था सुबह से शाम तक उनकी हेल्प करना, उन्हें काम करना, उनका बोला हुआ काम। और शाम को इसी आशा से जाते थे कि कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा हमारे घर वालों खाने के लिए खाने में। और हमेशा रिलेटिव्स के ही कपड़े ज्यादा हम पहने हैं, और बहुत ही कम कपड़े हमारे लिए हमने लिया है। और हमारे वो, यानी जिस घर में टीवी था जाकर बैठते थे, तो अचानक वो टीवी भी ऑफ कर देते थे हमारे जाने से। तो गरीब बच्चे आकर टीवी देखेंगे, हमारा टाइम वेस्ट। जी, उन्हें भी वो बोलते थे, मुझे अभी भी याद है वो जो बोलते थे, अभी भी हंसी आती है कि ज्यादा लोग देखेंगे तो ज्यादा करंट बिल हो जाएगा।
वो ऐसे बोलते थे। हाँ। और अचानक ऑफ कर देते थे। तो इसमें मेरे पापा के एक फ्रेंड ने उन्हें एक टीवी दे दी जी। तो इतना हमें जश्न बनाया कि केबल तो नहीं थी लेकिन DD1 चैनल हमेशा आती थी। एटलीस्ट टीवी में कुछ चल रहा है, DD1 आ रहा है तो वही देख रहे हैं। जी वही देख रहे। तो जिस एक अंदाज में आपसे बात कर रही हूँ आज, तो वो उसी का बदौलत है बस। जी। तो क्या आपके फादर क्या काम करते थे? मेरे पिताजी एक होटल में काम करते थे, साधारण नौकरी थी उनकी। ओके। उस जमाने में होटल यानी क्या है, 2 वक्त की रोटी वही गुजर जाती है जी। जो बचा कुचा होता है वो घर में लेकर आते हैं और 2 पैसे जो मिल जाते हैं वही उसी में उन्हें किसी तरह घर का गुजारा करना है आपको। जी वैसा ही था। तो आपकी पढ़ाई हो पाई मतलब बचपन में? हाँ पढ़ाई तो हमारे पापा जी ने एक अच्छे कॉन्वेंट में किया था। बहुत आज भी मैं इसके लिए ऋणी हूँ क्योंकि पढ़ाई मुझे बहुत पसंद थी बचपन से। जी। पढ़ने का शौक था आपको? जी। लेकिन फीस बराबर से नहीं दे पा रहे थे इसलिए क्लास के अंदर कम और क्लास से बाहर ज्यादा खड़ी होकर मैं लिखी हूँ। क्योंकि फीस आपने नहीं थी तो वो क्लास के बाहर खड़ा कर देते थे कि जाइए क्लास हमेशा। हाँ लेट फीस यानी आपको ऐसा खड़ा कर देंगे तो कल या फिर परसों तक फीस आ जाएगा। लेकिन इतना भी प्रॉब्लम थी कि 1 महीने 2 महीने तक लास्ट मंथ का फीस हमें भरना पड़ता था। ये भी प्रॉब्लम थी हमेशा। तो टेक्स्ट बुक्स तो मैंने कभी खरीदा ही नहीं। जैसे मैं अभी काम करने लगी तभी से मैं टेक्स्ट बुक्स ले रही हूँ। तब तक के लिए मैंने टेक्स्ट बुक्स यानी जो दूसरों का है उसे लेकर कॉपी कर लेना। मतलब पुरानी सेकंड हैंड टेक्स्ट बुक किसी से मिल गई? सेकंड हैंड टेक्स्ट बुक भी कोई ना कोई देते थे या फिर कभी सेकंड हैंड बुक शॉप में हमें मिलती थी। जी। वही बड़ी बात है हमारे लिए। और जो किताब लिखने के लिए हम नोटबुक जो आजकल बोलते हैं उसको हमने अभी 10th तक हमने देखा भी नहीं था क्योंकि जो पुराने ईयर के किताबें के पन्ने रहते थे काली उसी को बाइंड करा के देते थे। उन सभी पन्नों को काट कर और बाइंड करा के यूज करना। उसी में सारे नोट्स होते थे। जैसे साइंस अलग मैथ्स अलग उसी में पार्टीशन करके जी 6 पार्टीशन करके 6 सब्जेक्ट के लिए हम एक ही किताब में लिखते थे। तो बहुत ही मुश्किल भरा जीवन था आपका बचपन का। जी इसीलिए बहुत डांट भी में खाना पड़ा। और एक मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे जो हमारे ओनर थे उनके बेटी को मैं हमेशा संगीत और भरतनाट्यम ये सभी लेकर जाती थी। जी। तो मुझे भी एक इच्छा थी, मुझे भी दूसरों की तरह सीखना है। तो 1 क्लास 2 क्लास बैठती थी वो पूछते थे फीस कहाँ है। तो तब से मैं जाना बंद कर दिया और उसे लेकर जाना और बाहर खड़े रहकर उससे मतलब एक छोटी बच्ची के रूप में आपको भी लगता था कि मैं भी ये सारी शास्त्रीय संगीत और नृत्य सीखूं, लेकिन पैसे नहीं है, फीस नहीं दे सकती। तो ओनर की बेटी अंदर बैठ के सीख रही है और आप बाहर बैठ के सिर्फ देख रहे हैं। बाहर बैठ के मैं देख रही थी। सीखने के लिए तो गा भी नहीं सकती। जी साथ में नहीं जा सकते आप। हाँ सुन रही थी। और सारे जब भी वो गलती करती तो प्रैक्टिस करते वक्त मैं बताती थी कि इस तरह से नहीं है, इस तरह बोलते थे मैडम। तो उसके लिए वो बोलती थी तुम्हारी वजह से मुझे डांट मिल रही है मेरी मम्मा से, चुप रहो। तो टाइपिंग भी जा रही थी। बहुत सारी चीजों को मेरी इंटरेस्ट थी। सर्टिफिकेट कम है लेकिन बहुत सारी चीजें सीखी थी मैं बस अपने बचपन में। तो आपने बचपन में जॉब करना कब से, मतलब प्रोफेशनली घर के लिए पैसे अर्न करना कब से स्टार्ट किया? जी वो हमारे घर के स्थिति बहुत ही खराब थी। तो मुझे लगा मुझे भी हाथ बटाना है क्योंकि सब लोग कहते थे तुम ही एक लड़के के बराबर हो। मतलब आपका कोई भाई नहीं था? नहीं मैं और मेरी छोटी बहन। तो आप बड़ी थी तो लड़के जैसा भी जिम्मेदारी आप ही की है। जी। तो उस समय में थोड़ा बहुत मैं ट्यूशंस करती थी जहाँ पर मैंने 8th 9th 10th में थोड़ी बहुत ट्यूशंस करती थी। लेकिन बाद में जब मैं PUC में गई तो मुझे लगा कि ये सभी बहुत ही कम है, सिर्फ कर नहीं चला सकते हम। तो मैं एक PUC हमारी जहाँ पर मैं पढ़ी थी वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज थी और वो हाफ डे ही रहती थी 8:30 या 7:30 टू ऑलमोस्ट 12:30 क्योंकि हम प्रैक्टिकल्स में थे, साइंस ली थी मैंने। तो 7:30 टू ऑलमोस्ट 12:30 हमें जाना पड़ता था वहाँ पर। तो 12:15 12:30 को खत्म होने के बाद मैं सीधा एक शोरूम में काम करना शुरू कर दिया मैंने जी एज ए सेल्स गर्ल। तो उस दिन मेरी तनख्वाह 1000 थी महीने में। 1000 रुपये। मतलब कि आप सुबह 7:30 बजे घर से निकल के 12:30 तक पढ़ाई कर रही हैं
और 12:30 बजे डायरेक्ट वहीं से आप शोरूम में जाके जॉब कर रहे हैं? रात के 10 बजे तक वहाँ पर हमें रहना पूरा है। रात के 10 बजे तक आपको जॉब करना है, और जब आप 11 बजे घर पहुंचेंगी तो अगले दिन सुबह फिर से वही रूटीन आपको चालू करना है। जी जी मैम। और 10 बजे मेरे पापा जी अभी आ जाते थे साइकिल से, और मैं और मेरे पापा दोनों साइकिल से घर जाते थे। तो बहुत सारे ऐसे दिन हैं जहाँ पर मैंने सैलरी लेकर 10 o'clock को वापस ले जाने के बाद चावल पकाकर 11:30 को हमने खाया है जी। बहुत आज भी हम याद करते हैं वो दिन। पढ़ाई का टाइम कब मिलता था आपको? तो मैं शोरूम में एक 2 किताब लेकर जाती थी। अच्छा, जब भी कोई कस्टमर नहीं है तो आप थोड़ा देख कस्टमर्स नहीं है। हाँ, लेकिन यही है कि शोरूम है तो मैं गरीब हूँ, तो गरीब पर ज्यादातर लोग अपना अधिकार जमाना चाहते हैं जी, मिसबिहेव करते हैं। मैं बचपन से देख रही थी मेरे इर्द गिर्द में जो लोग हैं वो हमेशा मेरे रिश्तेदार हो या फिर मेरे नाइबर्स हो, पड़ोसी हो, या फिर मैं जहाँ पर काम कर रही थी वहाँ पर जब भी एक गरीब होता है जो असहाय है तो उस पर हमेशा अत्याचार, यानी जो हो सकता है उतना वो करा लेंगे जी। तो वो उन्होंने कहा कि शू है जो हम हमेशा छोड़ते हैं बाहर, उससे रैक में रखना है डेली। और स्टूल जो है वहाँ पर मैं बैठती थी जब भी मैं पढ़ने के लिए या फिर कोई कस्टमर्स नहीं है, तो उन्होंने स्टूल को गायब कर दिया 2 ही दिन में कि तुम खड़े रहो, बैठो मत, खड़े रहो, क्योंकि हम सैलरी दे रहे हैं तो तुमको दिन भर खड़े रहना है। जी, मुझे इतना पाँव दर्द हो रही थी, मैं सिर्फ भगवान की याद कर रही थी बस कि मुझे शक्ति दे, क्योंकि मुझे ऐसे ही रहना है, कोई ऑप्शन भी नहीं है। काम करना भी जरूरी है, पढ़ने की आपको इच्छा है तो आपको पढ़ना भी है। बहुत इच्छा थी पढ़ने के लिए, तो मैं हमेशा इच्छा थी। आप एक अच्छी स्टूडेंट थी पढ़ाई में? जी, आप पढ़ाई में अच्छी स्टूडेंट थी, अच्छा पढ़ती थी? बहुत। जैसे मैं कहती हूँ मैं हमेशा 1st, 2nd, 3rd रैंक के अंदर ही हमेशा ज्यादातर रहती थी। और PUC में थोड़ा बहुत मैंने उस टाइम में रैंक वगैरह नहीं थी क्योंकि साइंस स्टूडेंट थे हम, तो ऐसे ही हमें नोट्स बनाना पड़ता था, थोड़ा बहुत हमें कमियां महसूस हो रही थी क्योंकि गाइड, ट्यूशंस, इन सब के पीछे फैसिलिटी कोई भी नहीं है, कोई गाइड, ट्यूशन, कोचिंग सेंटर पढ़ाने के लिए, घर में कोई मार्गदर्शन, गाइडेंस कुछ भी तो नहीं है आपके पास। घर में भी कोई पढ़े लिखे नहीं थे, और कोई भी रिश्तेदार भी हमें ऐसे रहो, ऐसे मार्गदर्शन देने वाले कोई नहीं थे। जी, मैंने साइंस इसलिए लिया कि हमारे स्कूल में जो फर्स्ट 4-5 रैंक्स में थे वो सभी साइंस में लिए थे, तो मुझे भी लगा साइंस में ऑप्शन ज्यादा है, आगे ज्यादा कमा कर घर को संभाल लूंगी। तो वहाँ पर एक जहाँ पर शोरूम में काम कर रही थी वहाँ पर एक आइटम मिस हो गया था, तो अचानक उनकी नजर मेरे ऊपर आने लगी क्योंकि मैं गरीब थी। ओके, अगर कोई चोरी हुई है तो जो गरीब लड़की आपके शोरूम में काम कर रही है आप उसके ऊपर इल्जाम लगा दीजिए, क्योंकि गरीब की तो कोई इज्जत है नहीं। हाँ, लेकिन आधे घंटे पौने में वो जो मटेरियल गायब हुई थी वो उन्हीं के हाथों में वापस आ गई, क्योंकि उन्होंने ही क्या है इधर उधर रख के अंदर रख, कभी रख कर भूल जाते हैं और लगता है कि चोरी हो गया। जैसे बहुत सारे अपमान मैंने सहे हैं, क्योंकि मैं दांत ऐसे जोर से पकड़कर मैं अपने आप को कुछ बोल भी नहीं सकती, किसी नहीं बोल सकती उस समय। बिल्कुल, गरीब लोगों को क्या है बोलते हैं, हमें एक किताब एक हास्य व्यंग्य लिख रही थी, मैं थोड़ा लिखती भी हूँ कि अमीर लोगों के लिए अलग डिक्शनरी है लाइफ के लिए, और गरीब लोगों के लिए अलग डिक्शनरी है जी। और गरीब लोगों के लिए जो भी पन्ने आप देखेंगे डिक्शनरी में सब गलत ही है, और अमीर लोगों के डिक्शनरी में जो गलत जो है वो वर्ड ही नहीं है जी। जो अमीर लोग कर रहे हैं वो सब सही है जी। वो पीते हैं तो उसे कोई शराबी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, वो फैशन है, स्टेटस सिंबल है जी। वैसे ही गरीब जो भी करते हैं उसे हमें ही सहना पड़ता है, सहन करके हम कुछ भी हो हमें ऐसा ही रहना है, क्योंकि मैंने भी देखा था मेरे मम्मा सह रही थी, पिताजी सह रहे थे, हमारे जैसे लोग बहुत सह रहे थे, तो मुझे भी ऐसा ही रहना है। तो हाँ, ऐसे ही डिग्री में आ गई मैं फर्स्ट ईयर में जी। तो मेरी नानी की बहुत तबीयत खराब हो चुकी थी, मैं पहली पोती थी हमारे रिश्तेदार में, हमारे पूरे परिवार में बेटी थी आप अपनी फैमिली में जी। तो मेरी नानी की एकमात्र इच्छा थी कि मेरी
पहली पोती की शादी कर जाए। शादी करना बुजुर्गों की होती है जनरली इच्छा कि हमारे सामने किसी की शादी हो जाए बच्चे की। जी, मुझे इतना ये था कि मैं बीएससी लेकर पढ़ने वाली हूँ। मेरा सीईटी भी पास हो चुकी थी बीएससी होने से पहले। 12th के बाद। लेकिन हाँ, क्योंकि वहाँ पर हमारे जमाने में सिर्फ एक ही एग्जाम रहता था, नीट जैसे सीईटी ऐसा नहीं था, सिर्फ एक ही एग्जाम था जहाँ पर हम मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों के लिए एक ही एग्जाम, दोनों के लिए एलिजिबल एक ही एग्जाम के थ्रू। तो मैंने अच्छे नंबर से पास किया था। किसी ने मुझे अच्छे अच्छे किताब भी दिए थे। देखिए, अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं। जी जी, सभी तरह के लोग हैं दुनिया में। हाँ, अच्छे किताब देने वाले भी थे। तो उसी ये एक मेहनत से मैंने पास किया था। तो लेकिन पास तो हुआ था, लेकिन पापा कह रहे थे कि उसके फीस नहीं भर सकते। जी, इंजीनियरिंग की फीस बहुत हुआ तो भी हाँ, ऑलमोस्ट 12-13,000 उस जमाने में होता था खर्चा। तो ऑलमोस्ट 6 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए मैं कहाँ से लाऊं? मेरी सैलरी तो 800 से 2000 थी मेरे पापा की सैलरी। जी, इतने बड़ी रकम का इंतजाम करना तो बहुत मुश्किल था उनके लिए। जी, वो कल्पना से बाहर की बात थी, बिल्कुल। और हमारे घर में कौन कर रहे हैं ये सब? आराम से डिग्री पढ़ो, होना है तो डिग्री पढ़ो, यानी ऐसा था। और मैं फर्स्ट ईयर में गई थी कि मेरे नानी का इस तरह से हो गया, स्वास्थ्य बिगड़ गया और मेरा एंगेजमेंट ही हो गया। कि एक आए थे हमारे घर, यूं ही हमारे कॉलेज के एक फंक्शन थे, मैं उसी के सज के गई थी। तो उसी साड़ी में उसी संबिना मैं देख रही थी, तो वैसे ही आ गए वो देखने के लिए और पसंद कर ली और मुझसे पूछे कि क्या आपको मंजूर है? जी। तो मेरे पिताजी ने कुछ नहीं पूछा था, ऑलरेडी कमिट हो चुके थे। तो मुझे जब लड़के ने पूछा तो मेरा एक ही था कि मुझे पढ़ना है आगे। जी, अगर आप पढ़ने की परमिशन देंगे तो मंजूर है। जी। तो वो भी मैसूर में ही, आपकी ससुराल भी मैसूर में ही? वो भी मैसूर से है, वो भी होटल में है और वो भी हमारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से, आपके जैसे स्टैंडर्ड के लोग। जी जी। तो मुझे लगा कि पढ़ाई मुझे कभी नहीं छोड़नी है, क्योंकि पढ़ाई मेरे लिए एक लत थी। हर एक के लिए एक हॉबी होती है, एक लत होती है, एक ये होती है। तो मेरे एक रग में एक जुनून जैसा था आपको पढ़ाई के लिए। जी जी। तो सेकेंड ईयर डिग्री में ऑलरेडी मैं प्रेग्नेंट थी और शादी भी हो चुकी थी। तो फाइनल ईयर में बच्चे के साथ में गई थी एग्जाम लिखने। अच्छा, मतलब पढ़ाई के बीच बीच में ही आपकी शादी भी हो गई, प्रेग्नेंट हुई, बच्ची भी हो गई, फिर भी आप पढ़ रही हैं? जी, सेकेंड ईयर में जब मैं प्रेग्नेंट थी और कॉलेज जा रही थी, बहुत सारे बच्चे चिढ़ा रहे थे मुझे, लेकिन मुझे पढ़ाई के जो लक्ष्य है मेरे आगे, मुझे कंप्लीट मुझे डिग्री कुछ ना कोई भी मूल्य में मुझे करना है, किसी भी कीमत पर मुझे अपनी पढ़ाई पूरी हासिल करनी है, मुझे डिग्री करनी है। तो वो जो भी करते थे, कभी कभी रुलाना आ जाती थी, रोती थी, कभी कभी मजबूत हो जाती थी, अपने आप सुधर जाती थी। कोई यानी मेरी मम्मा इतनी सपोर्टिव एटलीस्ट है कि वो बच्चे को लेकर आ गई थी एग्जाम लिखने। तो मैं कोई भी कॉम्पिटिशन हो सब भी मैं पार्टिसिपेट करती थी, संस्कृत और हिंदी ये सभी एग्जाम्स। हाँ। तो उस समय पढ़ाई के साथ आप जॉब नहीं कर रही थी शादी के बाद? शादी के बाद यानी बेटी होने तक 1 ईयर तक मैं जॉब नहीं गई थी कहीं भी, क्योंकि वैसी परिस्थिति नहीं थी। क्योंकि जैसे मेरी बेटी हो गई वहाँ तक तो मैं पढ़ाई करती थी और बेटी के होने के 1 ईयर के तुरंत मुझे काम में जाना पड़ा। क्योंकि ससुराल में भी परिस्थितियाँ ज्यादा अच्छी नहीं थी फाइनेंशियली। जी, अगर दोनों काम करेंगे तो घर के लिए एटलीस्ट कुछ एक्स्ट्रा मनी आएगी। जी। तो जैसे आप ससुराल में भी काम के लिए भी जाती थी, तो बच्ची को छोड़ के जाती होंगी? हाँ, मेरे सासू माँ जी और मेरे देवर और मेरे ननद और उसके भी अभी वो भी प्रेग्नेंट और अभी उसका भी एक बेटी हुई। तो वो सभी ऑलमोस्ट 2-3 साल तक मेरे घर में ही रही थी। अच्छा। तो सब एक साथ रहते थे, तो उसके साथ ही वो पली बड़ी है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी ससुराल के लोग काफी अच्छे मिले आपको, क्योंकि उन्होंने आपको पढ़ने की परमिशन दी। नहीं तो क्या होता है कि बस आप बहू हो, काम करो और बाहर जाके थोड़ा जॉब कर लो, जिससे कि घर में एक्स्ट्रा इनकम है, पढ़ने की क्या जरूरत है।
जी। लेकिन उन लोगों ने आपको पढ़ने दिया। जी मैम आप बिल्कुल सही कह रही है। मेरे हस्बैंड और जो मेरे ससुराल वाले हैं बहुत ही अच्छे से, यानी इस मामले में कि क्योंकि घर के लिए भी उन्हें भी चाहिए था पैसा, इसलिए वो मान गए थे हाँ जाओ करो। तो मैं जा रही थी और पहले मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, BSc, और मुझे जॉब मिला टैली टीच करने की कोचिंग सेंटर में। अच्छा। तो उन्होंने कहा तुम्हें आता है तो मैं यहाँ पर काम दे दूंगा कल। तो मैं इतना भटक चुकी थी काम के लिए, मुझे तभी पता चला कि डिग्री सब कुछ नहीं है। खाली डिग्री से आपको जॉब नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा और क्वालिटी भी आपकी अंदर होनी चाहिए। तो मैंने हाँ थोड़ा बहुत आता है ऐसा कह के वहाँ पर ज्वाइन कर लिया और एक हफ्ते 15 डेज में मैंने थोड़ा बहुत सीख के दूसरों को सिखाना शुरू कर दिया था। तो दूसरे फैकल्टीज थे, उनके हेल्प से मैंने सिखा दिया। तो वहाँ से मेरी शादी के बाद की जो जॉब्स है वहाँ शुरू हुई। अच्छा। मैं इंस्ट्रक्टर के रूप में जा रही थी। तो कभी कभी बस में जाना पड़ता था, कभी कभी पैदल जाना पड़ता था, कभी कभी स्लीपर छूट जाती थी और कभी मुझे पिन लगानी पड़ती थी स्लीपर्स को। मतलब बहुत कठिन संघर्ष किया आपने। बहुत, क्योंकि मुझे लगता था भगवान ने मुझे ही ये सब कुछ क्यों देता है, इतनी तकलीफ, इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन मुझे चलना ही है और कोई चारा नहीं है। तो इसके बाद मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रही थी और अलग अलग शोरूम्स में काम कर रही थी मैं। तो यूं ही 2-3 साल गुजर गए। उसके बाद मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स भी लिख रही थी। अच्छा। मुझे एक ये थी कि मुझे जरूर मिल जाएगा, क्योंकि मैं सब हमेशा सॉल्व करती थी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, कोचिंग के जो मटेरियल्स मिलती है वो। तो मुझे एक मैजिक से आ जाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, ऐसा मुझे एक कल्पना थी। तो मैं लिख रही थी, लेकिन जनरल मेरिट की वजह से बहुत ज्यादा फर्क रहता है हमेशा। और पढ़ाई करना, घर संभालना, ये सभी के बीच 2-3 एग्जाम्स पास भी हो चुके थे। और जिस शोरूम में काम कर रही थी वहाँ पर बोलने लगे गवर्नमेंट जॉब में क्या है, मैं ही इधर डबल कर देता हूँ सैलरी, मैं ही आपकी सैलरी ज्यादा कर देता हूँ और जॉब में मत जाइए, और आपके लिए एक लोन भी दे दूंगा, लॉन्ग टर्म लोन, जिसको मैं हमेशा सैलरी में थोड़ा थोड़ा करके मैं ले लूंगा। तो घर में भी हमारे घर की परिस्थिति ऐसी थी कि एटलीस्ट हम एक लीज के घर में जा सकते हैं। रेंट कितना हम भर सकेंगे। जी बिल्कुल। ऑलमोस्ट 8 सैलरी रेंट में जा रहा है। तो हमें लगा कि हाँ हमें ये मान लेना ही चाहिए, क्योंकि गरीबों के लिए गवर्नमेंट पैसा कभी नहीं मिल सकता। क्योंकि वो बोल रहे थे, बहुत सारे लोग हमें घबरा भी दिए कि कुछ नहीं हो सकता गरीबों के लिए, उन्हें कुछ पैसा भी देना होगा। जी। तो इसी वक्त एक मैंने मान लिया था और यूं ही चल रही थी। तो एक दिन नारियल पीने गई थी मैं और मेरी बेटी। तो वहाँ पर मेरी बेटी को उसने कहा कि मम्मा कहाँ पर काम करती है, डेली यहाँ पर जाती है, सेकेंड हैंड गाड़ी थी मेरी, कभी कभी रुक जाती, कभी कभी उसे लेकर जाना पड़ता था मुझे, कभी कभी मैं उसके ऊपर, कभी कभी मेरे पास। तो बहुत दूर हम और दोनों साथ साथ चलते थे, बहुत दूर। तो वो पूछते थे हमेशा ये तुम्हारी मम्मा गाड़ी के साथ चलती रहती है, कहाँ पर काम करती है। तो वो कहती है कि मम्मा, मेरी मम्मा एक सेल्स गर्ल है, अच्छा, शोरूम में काम करती है। तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा उस दिन। वो शब्द सुन के आपको अच्छा नहीं लगा, फील हुआ कि ये तो अच्छा नहीं है। जी, फील हुआ कि रियली इट इज नॉट माई लेवल, क्योंकि मैं जो 10th स्टैंडर्ड भी पास करके जो काम कर रहा है वो भी एक है, और मैं डिग्री और इतनी पढ़ाई करके भी मुझे भी ऐसा ही लेवल लगा है। तो मुझे इसको हटाना है। हाँ, कैसे भी मुझे इसको हटाना है और मुझे पढ़ाई करके इससे बाहर आना ही है, क्योंकि एकमात्र गरीबों के लिए एक वेपन की तरह है, वो है अस्त्र की तरह, वो है पढ़ाई। जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक गरीब व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई का सहारा ले सकता है, क्योंकि उसके पास धन नहीं है, कोई बिजनेस करने के लिए मनी नहीं है। सिर्फ क्या कर सकता है, पढ़ सकता है और अपनी लाइफ को बेटर बना सकता है। जी, और कोई चारा ही नहीं है। हम किसी के क्या है चाकरी नहीं कर सकते। जी, हमारा स्वाभिमान ज्यादा रहता है। जो भी गरीब के पास आप जाइए, उनके स्वाभिमान हमेशा ज्यादा रहती है, वो कभी झुकते नहीं। बिल्कुल। उनके एक एथिक्स होती है, उसी को फॉलो करते हैं हमेशा। तो मैंने कहा जाकर कि सर मुझे इस तरह से पढ़ना है, MSc में करना चाहती हूँ केमिस्ट्री, तो मेरे ऑफिस में।
दिन रहेगा घर में तो सभी मान गए ओके ओके तुम अगर सैलरी में थोड़ा घर में दे दो और थोड़ा तुम इस तरह से पढ़ाई करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे एटलीस्ट आगे तुम्हारी पैसा ज्यादा बढ़ेंगे तो घर को आगे भी मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। वो ऐसा बोलने लगे। तो उन्होंने केमिस्ट्री नहीं है किसी के लिए प्रैक्टिकल्स के लिए जाना पड़ता है, तो शोरूम ने कहा कि तुम काम कब करोगे, सारे तो तुम्हारे ऊपर है, प्रैक्टिकल्स के लिए तुम चले जाओगे तो यहाँ पर कौन संभालेंगे। तो मैंने ओके करके एमए इन हिंदी उस दिन लिया था। तो मतलब आपने अपनी लाइन भी चेंज कर दी, कहाँ आप बीएससी कर रही थी और कहाँ आप आर्ट्स में आ गई, एमए हिंदी कर रही हैं। देखिए मैम, मैं जो काम कर रही थी वो भी अकाउंट से रिलेटेड थी। बोलते तो सिर्फ है लेकिन सारे अकाउंट पे काम करना पड़ता था, टैली चलाने पड़ते थे, टैली जीआरपी में बिल बनाने पड़ती थी, तो सारे अकाउंट्स देखना पड़ता था, चेक करना पड़ता था। तो मुझे लगता है कि मैंने सारे फील्ड देख ली है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। और एमए में आ गई तो थोड़ा बहुत मुझे अजीब सा लगा, जो पॉइंट्स की तरह से हम सीख रहे थे साइंस, वो पूरा यहाँ पर भावनाओं में बहना है हमें यहाँ पर। वो भी तो एमए हिंदी लिया आपने, हिंदी आपकी मातृभाषा भी नहीं है। नहीं है, तो हिंदी लेने की कोई खास वजह? खास वजह ये है कि मैं बचपन से, जैसे मैंने कहा DD1 थी, मैं उसी को देख के मैंने सीखा था। मैं और मेरी बहन या फिर मेरे कजिन सभी कोडेड वर्ड्स में हिंदी में बात करते थे, जैसे मेरे मम्मा को पता न चले, बड़ों को पता न चले। और जैसे मैंने कहा कि स्कूल्स में जैसे हमारे हिंदी टीचर जैसे अच्छी हिंदी बोल लेती है, हिंदी एग्जाम्स लो है, तो उन्होंने एग्जाम्स भी हमें करवाया था। तो एक एक्स्ट्रा क्या है, और कोई चारा भी नहीं है। देखिए एमएससी केमिस्ट्री नहीं कर सकती तो एमए इन हिंदी करना पड़ेगा या फिर इंग्लिश या फिर कन्नड़ा। तो इंग्लिश तो इतनी ही नहीं है कि जहाँ पर हमने पढ़े हैं वहाँ पर इतने फ्लुएंट इंग्लिश हम बोल ले जी। और कोई भी गाइड करने वाला भी नहीं है हमें इंग्लिश में घर में। तो हिंदी एटलीस्ट मैं थोड़ा बहुत एटलीस्ट, क्योंकि एग्जाम्स के लिए मैंने लिया था, तो मुझे विश्वास था अपने आप पर, हाँ मैं कर पाऊंगी जी। हिंदी में आप ज्यादा बेटर फील कर रही थी कि मैं आप कर लूंगी हिंदी का जी। और मैंने डिग्री में भी हिंदी लिया था, मेरा लैंग्वेज। और एमए तो लिया और उसके बाद वहाँ पर बहुत अच्छे मार्क्स आए। वहाँ पर प्रिंसिपल ने मेरे हस्बैंड को बुलाए और उन्हें कहा कि ये साधारण सी लड़की नहीं है, जितना पन्ने उन्होंने लिखा है, जितना एफर्ट लिखा है दूसरों से बहुत बेटर है, कुछ एक्स्ट्रा है उनमें, जरूर इन्हें एमफिल और पीएचडी करवाइए जी। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि कहाँ पर क्या मिल सकती है, उससे क्या हो सकती है, इसके ऑफिस में जहाँ पर ये काम कर रहे हैं वहाँ पर क्या प्रमोशन मिल सकती है। तो इसके बाद में बहुत चर्चा हुई घर में और बाहर। उसके बाद हम हमारे कॉलेज में कहने लगे कि इस तरह मैं करना चाहती हूँ ऑफिस में, जहाँ पर मैं शोरूम में काम कर रही हूँ। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो हमारे कॉलेज में है, हमारा ही एक कॉलेज है, वहाँ पर तुम पार्ट टाइम जॉब करो, पार्ट टाइम पढ़ाई कर लो। हाँ, पार्ट टाइम जॉब और पार्ट टाइम पढ़ाई, यानी एमफिल करते वक्त मैं कॉलेज में नहीं गई थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद पीएचडी 2 साल के बाद मैं उन्हीं के कॉलेज में काम करने गई थी। अच्छा, पार्ट टाइम। ओके। तो 8:30 to 12:30 वहाँ पर काम और 12:45 को एग्जैक्ट हमें शोरूम में रहना था। मतलब आप 2 जॉब कर रही थी और एमफिल और पीएचडी भी की आपने, 2 जॉब करते करते साथ में? जी, 2 जॉब के साथ मैंने पीएचडी। लेकिन पूर्णिमा जी एक बात और है, आप जैसे पढ़ाई कर रही थी तो आपका मेन एम था कि अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना। तो आप बीएससी के बाद अगर बीएड कर लेती हैं और टीचिंग जॉब में आ जाती तो आपका जीवन स्तर भी ऊंचा उठ जाता और इतना लंबा जो 6-7 साल आपने एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए दिए वो भी नहीं करना पड़ता। जी मैम, लेकिन हमारे लिए मैंने कहा ना, मार्गदर्शन देने वाले कोई गाइडेंस आपके लिए नहीं थी, आपको मालूम ही नहीं था कि बीएड कर लूंगी तो ऐसा हो जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। जो हमारे मार्गदर्शन देने वाले नहीं थे, जो आया मैं सबको, जो सामने आता गया बीएससी के बाद एमएससी करना पॉसिबल नहीं है तो चलो एमए कर लो, एमए के बाद एमफिल कर लो, एमफिल के बाद पीएचडी कर लो। एक लंबा रास्ता 6-8 साल का आपने मतलब इसी में निकाला। जी। और पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स मैंने काम किया वहाँ पे।
और ऐसे ही थोड़ा बहुत लोन भी था उनका, जो कभी नहीं खत्म हो रहा था। हाँ, सेकेंड हैंड गाड़ी वो भी चल रही थी। ऐसे ही मिडिल क्लास फैमिली का जो। तो दो जॉब करने के साथ आपने पीएचडी की। पीएचडी तो जब बच्चों को पूरी सुख सुविधाएं मिलती हैं तब भी बहुत मुश्किल से पीएचडी कर पाते हैं। पीएचडी करना इतना आसान बात तो नहीं होती है। और आप 2 जॉब कर रही हैं, घर में बहू की भी पूरे फर्ज निभा रही हैं, आपकी एक बेटी भी है और उसके साथ पीएचडी भी कर ली, तो इतना टाइम मैनेज करना, और कहाँ से आपको टाइम मिलता था पढ़ाई करने के लिए? जी देखिए मैम, सुबह ही काम खत्म करके ही मुझे काम में जाना था। सुबह सुबह जो भी काम रहता है घर का काम खत्म करके। उसके बाद मैं जो काम कर रही हूँ ऑफिस में, तो मेरी एक ये आदत है कि मैं टीवी कभी नहीं देख रही थी। और टाइम वेस्ट करना, गप्पे मारना, मतलब आपके पास टाइम ही नहीं था ये सब एक्स्ट्रा काम करने के लिए? मैं रात के 2 बजे तक हमेशा पढ़ती थी। लोग कहते थे इतना पढ़ना गलत है, आंखों के सामने डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि आगे पैसा हासिल करके एक अच्छे नौकरी में जाके मैं डार्क सर्कल्स के लिए क्रीम भी खरीद सकती हूँ। मतलब अभी पढ़ाई कर देती हूँ और जब मेरी सैलरी हो जाएगी, अच्छे पैसे मेरे पास होंगे, तो मैं ये डार्क सर्कल के लिए क्रीम यूज कर लूंगी। जी बहुत लो, लेकिन ये मुझे लेबल जरूर हटाना है। लेकिन ये हटाना है, अपने स्तर को, अपनी रेपुटेशन को बेटर बनाना है। क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं भी एक स्त्री हूँ, तो एक स्त्री के लिए, महिला के लिए पैसों से ज्यादा एक नाम होती है, नाम, सम्मान, इज्जत होती है। इज्जत होती है जहाँ पर लोग उसे अच्छे नजर से देखे, तो उससे बेटर और क्या हो सकती है। तो अब आपकी पीएचडी कंप्लीट हो गई और अब आप क्या करती हैं? नहीं मैम, अभी पीएचडी की बात कर रही थी कि मैं पीएचडी कर भी रही थी, फाइनल में थी कि अचानक एक दिन वही शोरूम में जो कस्टमर्स थे उनको क्या है मीटिंग के लिए सप्लाई करने के लिए मुझे बोला कि ये कुछ स्नैक्स है, कुछ जूस है, सबको जाकर दे दो। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैं उनके घर के बेटी ही सही, एटलीस्ट उनके बेटी या फिर बहू से वो ऐसे काम नहीं करा सकते। जी जी। तो मुझे उसी दिन मैं वहाँ से आ गई। और मुझे मतलब आपको इंसल्टेड फील हुआ कि उन्होंने आपको ऐसे चाय नाश्ता सर्व करने जैसा काम बोल दिया? जी, ये पीएचडी की एक स्वाभिमान नहीं थी, एक महिला की स्वाभिमान थी, एक महिला की गौरव की बात थी कि महिला से इस तरह का काम नहीं कर रही है। एक घर की बहू की स्वाभिमान थी, एक पति की पत्नी की स्वाभिमान थी, जी जी, एक बेटी की माँ की स्वाभिमान थी। तो उस दिन मैंने जब बाहर आई तो मुझे सोचना था कि मेरे लोन कौन चुकाएंगे, और मैं जिस कॉलेज में करती हूँ वो भी उन्हीं का है। कल से वहाँ पर भी मुझे शायद मतलब आपकी एक साथ 2 नौकरी जाने वाली थी? जी, लेकिन मुझे लगा इन दोनों से बढ़िया है मेरा स्वाभिमान। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती बिल्कुल सभी चीजों में। तो वापस आई तो कॉलेज में ये कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो वो कह रहे थे कि अभी छुट्टियाँ चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं 2 महीने के लिए। तब मेरा वाइवा चल रही थी, वाइवा का टाइम था, 2-3 महीने में वाइवा था, फाइनल सबमिशन थी मेरी। तभी मेरी मदर्स की एक प्रॉब्लम हो गई कि वो क्या है, कैंसर में 3rd स्टेज में आ गई थी, लंग कैंसर में। अच्छा अच्छा। जी, इतना तकलीफ हुई उस समय में कि मैं टूट ही चुकी थी, बहुत डिप्रेस थी। एक तो इस तरह से इतना संघर्षपूर्ण जीवन आप ऑलरेडी जी रही हैं और उसमें मदर को इस तरह का एकदम से कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो क्या करिएगा? जी, डॉक्टर्स बोल रहे थे लास्ट डेज, और मेरे लेटर आ चुके थे वहाँ से यूनिवर्सिटी से कि लास्ट 3 मंथ्स। अच्छा। तो मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं कि उन्होंने कहा माँ के पास रहो, लास्ट डेज है, और तुम्हें घर में अभी कुछ देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मम्मा को देख लो, उनकी खर्चा ज्यादा है। अपनी सैलरी आप मम्मी के ऊपर लगा दीजिए, उनकी देखभाल कीजिए। जी जी, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा उन्होंने जो कहा, और आई एम ब्लेस्ड एक्चुअली। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे पति हैं आपके। जी मैम, मैं हमेशा कहती हूँ जो भी मेरे सेमिनार है, कॉन्फ्रेंसेस है, जहाँ पर मैं मैसूर से बाहर गई हूँ, तो सभी जगह पर मेरे साथ रहते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो,
तो वहाँ पर मेरे साथ आए हैं वो। बिल्कुल। तो जहाँ पर मेरी मम्मा के साथ में बैठकर 1 किलो में वो सो रही थी, बेड रिडन हो गई थी, वो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 3 महीने थी। अच्छा। और उसके बगल में 1 किलो में मैंने लैपटॉप, वो भी दूसरों के उधार से लिया था मैंने। वो मेरे हस्बैंड के रिलेटिव है, थोड़े थोड़े दिन के लिए वो देते थे काम करने के लिए, काम करने के लिए, मेरे लैपटॉप के लिए, क्योंकि मेरे इतनी सुविधा नहीं थी कि मैं आपके पास नहीं थी सुविधा। जी बिल्कुल नहीं थी मैम मेरे पास। तो मैंने उसी से डाउनलोड करके वो सभी फॉन्ट्स वगैरह डाउनलोड करके मैंने पूरा टाइपिंग मैंने किया था PhD का। और फाइनल में ऐसे ही हो गया कि मेरी मम्मा चली गई और उसके 24 डेज के अंदर मेरा वाइवा हुआ। तो मतलब कि मम्मी की देखभाल सब कुछ करते हुए आपने PhD का भी, शोध का भी पूरा काम किया। और फिर रिश्तेदार बहुत आते थे, जब उन्हें पता चला कि इस तरह से है, लोग आते थे। और उसके बाद उन्होंने आना भी बंद कर दिया, फोन करते थे, सब कुछ हो गया तो फोन कर लो। मतलब आखिरी समय में बता देना हमको कि आखिरी समय हो गया। जी क्या और बोलते थे तुम ही उनके लिए बेटे के समान हो, बहुत अच्छी हो, यू आर लाइक सन, यू आर वेरी गुड, यू कैन डू। आपको मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ हेल्प खुद नहीं करेंगे। बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने हेल्प किया था। बहुत लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिया था उस समय में, क्योंकि कुछ पैसा ना मांगे। जी बिल्कुल, हमने किसी से कुछ नहीं मांगा है, लेकिन उनके मन में रहता है कि उनको डर रहता है। पता नहीं था कि मैं कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, ये सब उन्हें पता नहीं था। वो समझ रहे थे कि मैं अभी भी शोरूम में वगैरह में काम कर रही हूँ। और ऐसा ही मेरा PhD कंप्लीट हुआ। और मेरे जिस कॉलेज में मैं पहले पढ़ाती थी वहाँ पर 7-8 क्लास में थे, 7 स्टूडेंट्स, और दूसरे क्लास में ऑलमोस्ट 60-70 के आसपास। और यहाँ पर मैं जहाँ पर इंटरव्यू में गई थी, सेंट फिलोमिनास कॉलेज मैसूर, वहाँ पर ऑलमोस्ट 356 स्टूडेंट्स हैं। ओके, इतनी बड़ी क्लास। तो इंटरव्यू में तरह तरह के क्वेश्चन पूछे, कैन यू हैंडल? तो आई सेड यस आई कैन। तो हमेशा जब भी मेरे सामने इस तरह से इंटरव्यू रहते थे, चुनौती आती थी, यस मैंने स्वीकार कर लिया है। और जैसे मैंने कहा कि कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते वक्त मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं रात भर आईने के सामने बड़बड़ा के लेसन को देख के, क्योंकि हिंदी आपकी मातृभाषा नहीं थी ना, नहीं थी, इतना कॉन्फिडेंस नहीं थी मुझे। नहीं होता है, तो आपने प्रैक्टिस करके अपनी हिंदी को भी इम्प्रूव किया, स्पोकन हिंदी को। जी मैं करती थी ऐसे। तो पूर्णिमा जी, अब आपकी PhD हो गई, तो और अब आगे क्या करने का? 4 साल हो गए अभी मुझे डिग्री कॉलेज में आके। हाँ जी। जब भी मुझे लगता था कि मुझे नहीं कर सकती, कुछ नहीं हो सकता, तो मैं इंटरेस्टिंग इंस्पिरेशनल बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, जीवनी, आत्मकथा, ये सभी पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने। जी, उससे प्रेरणा मिलती है कि हम भी कर लेंगे एक दिन। जी, एक गवर्नमेंट लाइब्रेरी से मैं कनेक्टेड थी, वहाँ पर मैंने कार्ड बना लिया था, और 20-20 दिन के लिए 3-3 किताबें वो उधार देते हैं, तो वहाँ से उठा कर आकर वो ही पढ़ना। मैंने कॉलेज तक सिर्फ ऑलमोस्ट मैंने रिफिल में लिखा है। पेन तो बहुत ही कम समय में मिलती थी मेरे हाथों में। खाली रिफिल से लिखते थे आप? Yes, and so many textbook I have copied. तो सिर्फ किताबों को कॉपी करना ही ऑलमोस्ट मेरा लाइफ डिग्री तक गई थी। लेकिन अभी ऑलमोस्ट ओके, अभी 4 इयर्स हो गए हमें कॉलेज में ज्वाइन करके। ऑलमोस्ट 7 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे। और I have won the Global Teacher Award 2017। जी, और HDFC इनोवेटिव टीचर अवार्ड भी मिला है मुझे। एंड मेरा 2 किताबें पब्लिश हो चुके हैं अभी। जी, तो आप लिखती भी हैं? जी मैम, थोड़ा बहुत। अच्छा। हिंदी में। और 40 से ज्यादा मैंने कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार अटेंड किया है। और पेपर पब्लिश किया है मैंने, ऑलमोस्ट पेपर प्रेजेंटेड 22 मैंने पेपर प्रेजेंट किया है। अच्छा। और 18 मेरे पेपर पब्लिश हो चुके हैं मैम। अच्छा, तो जैसे पूर्णिमा जी, इतना संघर्षपूर्ण जीवन जो आपका रहा, तो उसमें कभी कोई मोमेंट ऐसा नहीं आया कि आपको लगा कि बस अब मैं थक गई, टूट गई, अब मैं छोड़ देती हूँ?
नहीं, कभी लगता था, ऐसा लगता था, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन मेरे लिए एक आदत ही बन चुकी थी कि स्टडी करना। आज भी मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने जो एमएससी केमिस्ट्री मेरी ड्रीम थी, जो मैं नहीं कर पाई, उसको मैंने 2017 में अभी विद गुड मार्क्स मैंने एमएससी केमिस्ट्री कंप्लीट की है। अच्छा, 2 साल से मैं वीणा सीख रही हूँ और क्लासिकल म्यूजिक सीख रही हूँ। वीणा शायद वो बचपन का जो आपका सपना था कि अपनी ओनर की बेटी को लेके जा रही हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं उस क्लास को अटेंड कर रही हूँ, तो वो सपना आपने शायद अभी पूरा किया है। जी जरूर, मैंने पूरा कर लिया है। अभी पहले कभी कभी नंगे पाँव चलना पड़ता था, स्लीपर भी थी, और उसके बाद साइकिल में चलती थी, तो सेकेंड हैंड गाड़ी से अभी फर्स्ट हैंड गाड़ी में भी आ गई हूँ। जी बहुत अच्छा। अच्छा, लेकिन पूर्णिमा जी, जैसे इतना संघर्षपूर्ण जीवन रहा आपका, आपने घर का काम, एक बहू के कर्तव्य, एक बेटी के कर्तव्य, और 2 शिफ्ट जॉब करते हुए और पढ़ाई भी किए, फिर तो इतने संघर्षपूर्ण जीवन में कोई कौन सी एक हैप्पी मेमोरी आपकी जो आपके दिमाग में आती है कि ये मेरी सबसे खुशी का पल था मेरी लाइफ का? जी मैम, ऐसा था कि मेरे पीएचडी जब मेरे हाथ में आ गई थी, पीएचडी का जब डॉक्टरेट आपको मिल रही थी, शायद वो सबसे अच्छा खुशी का पल आपके लिए रहा। सबसे बड़ा एक पल है, और मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे जी उस टाइम में, वो भी थे मेरे पास। मुझे लगा कि मेरे हाथ में सारी दुनिया है, आज सारा जहान, सारी दुनिया, तारे सब मेरे हाथों में है। जी, संघर्ष जीत गया, क्योंकि डॉक्टर पूर्णिमा मैं कहलाऊंगी कल से जी। और मेरे सारे जो क्या है डिग्रीज है, जैसे बीएससी, एमएससी, एमए, एमफिल, पीएचडी, 5 डिग्री है, सारे के सारे शादी के बाद भी हासिल हुआ है। शादी के बाद आपके बिल्कुल। तो पीएचडी मिलना आपके लिए एकदम सबसे महत्वपूर्ण क्षण था आपकी लाइफ का, खुशी का, सबसे खुशी और मेरी बेटी जब पैदा हुई तभी भी। बिल्कुल, वो तो एक माँ बनना तो सबसे बड़े सौभाग्य की बात होती है। अच्छा, बेटी के उससे मुझे याद आया कि आपकी बेटी अभी कितने साल की है? अभी वो 15 ईयर्स की है मैम, अभी 9th पास हुई है। तो बहुत प्राउड फील करती होगी अपनी मम्मी के ऊपर? यस, वो भी कहती है मैं भी आपकी तरह बनूंगी। बिल्कुल। और उनके बेटी के लिए आपने क्या सपना देखा कि मेरी बेटी क्या बने? वो उसकी सपनों में मैं अपना सपना देखना चाहती हूँ बस। अच्छा। वो जो भी सपना देखेगी उसको साकार करोगे। मतलब जो आपकी बेटी बनना चाहे वो बने, आपकी तरफ से कुछ ही नहीं है। जी, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छा वो सोच समझ कर वो हमेशा सेलेक्ट करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है उस पर। जी बिल्कुल करेगी, इतनी अच्छी माँ की बेटी है, इतना संघर्ष किया है, अपनी मेहनती है आप, तो जरूर बेटी के ऊपर भी आपके कुछ न कुछ गुणों का प्रभाव तो पड़ेगा ही। जी महोदया। और अच्छा पूर्णिमा जी, हमारे श्रोताओं को चलते चलते आप कुछ पंक्तियाँ सुनाइए हिंदी की, जो भी आपको पसंद हो। जी मैं वही, जैसे देखिए मुझे पूर्णिमा मैडम से ज्यादा हिंदी मैडम करके बुलाते हैं लोग जी, तो मैं हिंदी का ही जिसकी रोटी खाती हूँ उसी की बात कर रही हूँ, उसी के लिए काम कर रही हूँ। तो उसी के 4 लाइन जो नरेंद्र सिंह निहार जी ने लिखा है, मैंने अपने किताब में संकलित किया है। अच्छा, वही 4 पंक्तियाँ मैं कहती हूँ। बिल्कुल सुनाइए। आजादी के सारे नारे लिखे गए थे हिंदी में, कस्में वादे और तराने गूंज रहे थे हिंदी में, लाल बाल पाल के किस्से दिए सुनाई हिंदी में, गांधी जी के सत्याग्रही झूम रहे थे हिंदी में, रंग दे बसंती चोले वाले फांसी चूमे हिंदी में, प्रभात फेरिया गांव नगर निकली धूम हिंदी में, आजादी की सांझ डली तो हिंदी अपनों से चल गई, आजादी अंग्रेजी को हुआ राज तिलक, वनवास को हिंदी चली गई, 70 वर्षों से भटक रही सत्ता के गलियारों में, नेताओं की कुटिल हंसी में, षड्यंत्री दफ्तर और दरबारों में, हिंदी को हिंदी का दर्जा हक से हमें दिलाना है, हिंदी वालों जागो जागो, हिंदी का सामर्थ्य दिखाना है। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं कि अंग्रेजी को राज तिलक, हिंदी जय हिंदी, अंग्रेजी को राज तिलक और हिंदी वनवास में चलेगी। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं और रियली यही हो रहा है आजकल। हिंदी भाषी लोग ही हिंदी कम बोलते हैं। हिंदी दिवस के दिन याद करते हैं, हिंदी दिवस के दिन जरूर हिंदी याद कर देते हैं, वो पक्का है।
अच्छा पूर्णिमा जी, अब जैसे आपका PhD हो गया, वीणा भी सीख लिया, MSc केमिस्ट्री भी हो गया, अब पूर्णिमा जी की आगे अपने लिए भविष्य में और क्या योजना है, आप और क्या करना चाहती हैं? जी, जो भी भगवान अवसर देगा सभी को मैं करने के लिए इच्छुक हूँ। अभी ऐसा नहीं है कि बस मैंने सब कर लिया, बस मैं आराम से जॉब करूंगी और आराम से रहूंगी, नहीं, आराम नहीं करना है पूर्णिमा जी को। जी देखिए, जो विवेकानंद जी को देख लीजिए या फिर अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए, जिन्होंने आराम करना सीखा वो कभी आगे नहीं बढ़ते, बिल्कुल बिल्कुल। तो 24 घंटे जो है उसका सदुपयोग करना है, संसार को कुछ देना है। और हमारी तरफ बहुत सारी पूर्णिमा है जी, जो मिडिल क्लास फैमिली में है, उसे भी डॉक्टर पूर्णिमा की तरह बनानी है ना। तो उसके लिए जब भी हमें मौका मिले, जब भी थोड़ा बहुत पैसा मिले, तो बहुत सारे दिन थे हमारे तो तेल नहीं थी, तेल है तो शक्कर नहीं थी, शक्कर है तो दाल नहीं थी। जी, बहुत अभाव वाले दिन देखे हैं आपने जी। 3 टाइम हम अभी खा रहे हैं, 3 वक्त। अभी इससे भी ज्यादा भगवान दिया तो कुछ और लोगों की हेल्प करेंगे। अब दूसरों की हेल्प करनी है आपको। जी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर वहाँ पर कुछ भेज रही हूँ। अच्छा। और जिनको कुछ भी सहायता हो, किताबों की, स्टेशनरी में हमेशा, मतलब अभाव देखे हैं आपने, तो जिन बच्चों को आज किसी भी चीज की जरूरत है तो आप उनकी हेल्प कर रही हैं। जी, हमेशा इंस्पिरेशनल बातें करती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे इंस्पायर्ड है, हमेशा वो कहते हैं। बिल्कुल जरूर इंस्पायर होते होंगे आपकी जीवन से। जी महोदया। तो पूर्णिमा जी, आज आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे श्रोता जरूर आपकी कहानी को सुनकर बहुत सारी प्रेरणा जरूर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। दोस्तों, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को चरितार्थ किया है डॉक्टर पूर्णिमा उमेश जी ने। अपने परिवार के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया है और सफल हुई हैं। तो ये थी पूर्णिमा जी की कहानी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार कहानी के साथ। नए एपिसोड के पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।